हेलो दोस्तों, आज हम न्यू लुसेंट का आज प्रकाश चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। जो इस चैप्टर को पूरा थ्योरी आज देखेंगे। ठीक है, अगर कोई इसमें दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। स्वागत है मेरे चैनल जनरल स्टडी पर। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों पर शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आज हम प्रकाश की ओर पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। कहता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। इसका ज्ञान हमें आँखों द्वारा प्राप्त होता है। इसका तरंगदैर्घ्य 3900 डिग्री एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। सन 1934 में दकार्ते ने प्रकाश कणिका मॉडल प्रस्तुत किया था। पूछेगा दोस्तों कि प्रकाश का कणिका मॉडल किसने दिया था? तो दकार्ते दिया था। कब दिया था? तो 1637 ईस्वी में दिया था। तथा स्नेल का नियम का व्युत्पन्न किया था। ठीक है, किसने? तो दकार्ते ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। सन 1678 डच एक वैज्ञानिक है जो हाइगेंस, क्रिस्टियन हाइगेंस के नाम से जाना जाता है, ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रस्तुत किया। तो तरंग सिद्धांत का प्रस्तुत कौन किया था? तो हाइगेंस बोलेंगे। हाइगेंस ने किया था। कब किया था? तो 1678 ईस्वी में किया था। जब टॉमस यंग ने सन 1801 में अपना व्यतिकरण संबंधित प्रसिद्ध योग किया, तब यह निश्चित रूप से प्रमाणित हो गया कि वास्तव में प्रकाश का प्रकृति तरंगबद्ध है। यानी तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो भाई तो हाइगेंस ने दिया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं सन 1850 में फूको द्वारा प्रयोग द्वारा यह दर्शाया गया कि जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम होती है। ठीक है, किसने? तो फूको ने बोला था कि जो जल में प्रकाश की चाल है वो वायु से प्रकाश की चाल से कम होती है। 1850 ईस्वी में फूको ने कहा था। इस प्रकाश तरंग मॉडल प्रस्तुत प्रगुप्ति की पुष्टि किया था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे कहता है दोस्तों कि प्रकाश तरंगें निर्वात में कैसे संचरित हो सकती है। इसका व्याख्या जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने किया था। ठीक है, निर्वात में प्रकाश कैसे संचरित हो सकती है, इसका व्याख्या कार्ल मार्क्स ने किया था। ठीक है, स्कॉटलैंड का था। द्वारा प्रकाश संबंधित प्रसिद्ध वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रस्तुत करने पर हो पाई। मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश तरंगें परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से संबंधित परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र, समय तथा द्युक स्थान यानी आकाश में परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र समय तथा द्युक स्थापन में परिवर्तनशील होता है। ठीक है, उसके बाद ठीक है दोस्तों, उसके बाद परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र द्युक स्थान में परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में भी विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश केवल कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण। इतना ही प्रकाश तरंगदैर्घ्य सिद्धांत प्रकाश को व्याख्या करता है। ठीक है, उसके बाद आइए विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है। इतना तो आगे है। ध्वनि जो होता है वो अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश जो होती है वो अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, प्रकाश जो होती है वो अनुप्रस्थ होती है। अतः प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, प्रकाश का ध्रुवण सिद्ध करता है। प्रकाश किरणें तरंगें अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, उसके बाद आइए प्रकाश के कुछ गुण ऐसे हैं जिनका व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा क्रिप्टॉन सिद्धांत। ये प्रकाश जो होता है ना, व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता। तरंग सिद्धांत क्या नहीं कर पाता है? तो विद्युत प्रभाव नहीं करता है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, और क्रिप्टॉन सिद्धांत नहीं कर पाता। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहता है
कि प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं फोटॉन सिद्धांत का व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादन प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत द्वारा दी जाती है। वास्तव में ये दोनों प्रभाव प्रकाश के कण प्रकृति को प्रकट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि प्रकाश फोटॉन जो है फोटॉन सिद्धांत, प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत, इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे हम फोटॉन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रकाश एक फोटॉन है क्योंकि यह बंडल के रूप में चलते हैं। ठीक है, आज प्रकाश के कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ कण में माना जाता है। इसी प्रकार को दोहरी प्रकृति कहते हैं। यानी प्रकाश जो होती है भाई, कुछ तरंग माना जाता है, कुछ कण को माना जाता है, इसीलिए हम इसको दोहरी प्रकृति को कहते हैं। दोहरी प्रकृति किसको कहते हैं? तो प्रकाश को कहते हैं। यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वैत व्यवहार करता है। ठीक है, उसके बाद आइए प्रकाश विद्युत प्रभाव। जब कोई प्रकाश धातु या अधातु, ठोस, द्रव, गैस किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे एक्सरे दृश्य प्रकाश किरण से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करता है तो उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सन 1887 ईस्वी में हर्ट्ज ने प्रयोग किया था। क्या बताया था कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन है? किसने बताया था? तो हर्ट्ज ने बताया था 1887 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहता है नोट में कि अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए भौतिक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? आइंस्टीन को 1921 में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बोलेगा कि भारत में फिजिक्स में सबसे पहले नोबेल जो पुरस्कार हुआ किसको मिला? तो आइंस्टीन को मिला था 1921 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं कि बोलता है कि प्रकाश के वेग गणना सबसे पहले रोमर ने किया था। रोमर ने नापा था। सही बात है कि प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 गुना 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं। इसके बोलता है कि वायु में निर्वात में प्रकाश के चाल अधिकतम 10⁸ होते हैं दोस्तों। 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जिसको हम इतना किलोमीटर सेकेंड हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आगे कहता है कि प्रकाश के चाल माध्यम में आवर्तनांक यानी म्यू पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का आवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश के चाल उतना ही कम होगा। यानी उसको उल्टा होता है दोस्तों, जितना आवर्तनांक अधिक होगा उसमें उतना ही प्रकाश के चाल कम होगा। ठीक है, म्यू बराबर जो चाल होता है वेग, यानी उसको c/v कहते हैं। यानी ठीक है, म्यू जो माध्यम में प्रकाश के चाल होता है और सी निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। ठीक है, उसके बाद ये नोट में पढ़ते हैं कि हवा में प्रकाश की चाल दाब, ताप, घनत्व से स्वतंत्र होती है। ठीक है, हवा में प्रकाश की चाल दाब, ताप और घनत्व से स्वतंत्र होती है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसत तापमान औसतन 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। यानी जो सूर्य का प्रकाश से हमारे पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे कहता है कि चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं निम्न भागों पर बांटा जा सकता है। नंबर 1 में कहता है प्रदीप्त वस्तु वे वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश से प्रकाशित होती है, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब आदि। ठीक है, 2 नंबर कहता है कि अप्रदीप्त वैसे वस्तु जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वो दिखाई देने लगती है, जैसे मेज, कुर्सी आदि। ठीक है, नंबर 3 कहता है पारदर्शक वस्तु वे वस्तु जिनमें से होकर प्रकाश किरणें निकल जाती है, जैसे कांच, जल, ये सब पारदर्शक वस्तु होती है, जिससे प्रकाश आर पर हो जाती है। पारदर्शक और अर्धपारदर्शक क्या है? तो अर्धपारदर्शक कुछ वस्तुएं ऐसे होती है जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने पर उनका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाती है तथा कुछ भाग बाहर निकल जाती है।
ऐसी वस्तुओं को अर्ध पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, ये अर्ध पारदर्शक वस्तुएं होंगे, ठीक है। उसके बाद आइए पारदर्शक, ये पारदर्शक वस्तु होती है भाई। अब पारदर्शक वस्तु वे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती है, जैसे धातु, बहुत सारे धातु, मिट्टी, ये सब जो प्रकाश जिससे नहीं निकल पाती है वो अपारदर्शक वस्तु कहते हैं। उसके बाद आइए प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश विवर्तन किसको कहते हैं, तो प्रकाश के अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उनकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश की प्रकीर्णन क्या है, तो जब कोई प्रकाश कोई किसी कण पर पड़ता है और वो छितरा जाता है तो उसी को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। पढ़ लेते हैं। जब प्रकाश किसी एक ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसका धूल या अन्य पदार्थों का अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो ऐसे द्वारा प्रकाश सभी वस्तुओं पर प्रसारित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश को प्रकीर्णन कहा जाता है। बैगनी प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है दोस्तों। बैगनी रंग जो होती है वो प्रकीर्णन अधिक होती है, अधिक फैलाव हो जाती है, तथा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होती है। लाल रंग जो होता है वो फैलता कम है, इसीलिए इसको संकेतक के रूप में लाल रंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये इसका तरंगधैर्य अधिक होती है दोस्तों। तरंगधैर्य अधिक होने से इसका अधिक दूरी तक दिखाई पड़ता है, इसीलिए लाल रंगों को हम अधिक प्रयोग करते हैं संकेतक के रूप में, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। प्रकाश का रंग नीला और सूर्य या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। यानी कहा गया दोस्तों कि प्रकाश का रंग नीला तथा सूर्योदय या सूर्यास्त यानी सूर्य उगने से पहले या सूर्य डूबने से पहले सूर्य का रंग जो होता है वो लाल होता है, किसके वजह से, तो प्रकीर्णन के वजह से होती है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। बोलता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन उस उत्कृष्ट कार्य के लिए सर C.V. रमन को वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिसका आविष्कार उसके नाम से ही रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रमन प्रभाव को कब मिला था नोबेल पुरस्कार, तो 1930 ईस्वी में मिला था, प्रकीर्णन के लिए, प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए मिला था, इसलिए रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए, ठीक है दोस्तों। ये रमन प्रभाव किसको कहते हैं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन को ही रमन प्रभाव कहा गया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कि रमन प्रभाव प्रोटॉन कणों के लचीले वितरण के बारे में है। इसके अनुसार प्रकाश के प्रकृति और प्रभाव और स्वभाव में तब परिवर्तन होता है जब वह किसी पारदर्शी माध्यम, ठोस, द्रव, गैस कोई भी से निकलती है। यह घटना तब तक घटती है जब माध्यम से अनुप्रकाश ऊर्जा के कणों का फैला देती है। यानी रमन प्रभाव में ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ या गैसीय अणुओं द्वारा प्रकाश को प्रकीर्णन शामिल है। रमन प्रभाव में आपतित प्रकाश का तरंगधारी के निकट अतिरिक्त बेकर्मणीय रेखाओं के प्रकट होना शामिल है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। बोला गया है कि प्रकीर्णन प्रकाश में रमन रेखाएं मूल तरंगधारी वाली प्रकाश होती है, प्रकाश से कमज़ोर होती है। यानी जब कोई एक वर्णी प्रकाश द्रवों और ठोस से होकर गुजरता है तो उसमें आपतित प्रकाश के साथ अल्पत तीव्रता के कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश देखने में मिलता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि प्रकाश विज्ञान के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए C.V. रमन को 1954 में भारत रत्न दिया गया। नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1930 में, और भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1954 में मिला गया। ये दोस्तों याद रखना, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं आगे। कहता है कि नोट में कहता है दोस्तों, नोट में कहता है कि 28 फरवरी 1928 में C.V. रमन ने रमन प्रभाव को खोज की, तभी से 28 फरवरी को भारत में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बोलेगा दोस्तों कि भारत में विज्ञान दिवस कब से मनाया जाने लगा, तो 28 फरवरी 1928 को C.V. रमन ने रमन प्रभाव को खोज किया, तभी से 28 फरवरी को भारत का विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश परावर्तन का 2 नियम होते हैं। पहला, एक आपतित किरण आपतन बिंदु और अभिलंब परावर्तित किरण एक ही तल में होता है। क्या कहा दोस्तों कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल पर होता है भाई। जैसे कि आप देखते हैं
ये आपतन बिंदु है, ये क्षैतिज रेखा है, ये आपतित किरण होती है और ये परावर्तित किरण होती है और ये अभिलंब होती है। ये बोलता किया गया दोस्तों कि तीनों एक ही समतल पर होती है। ठीक है, ये आपतित किरण, ये अभिलंब है और ये परावर्तित एक ही समतल पर होती है। ये पहला नियम कहा गया। अब बोला गया है कि आपतन, दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है। भाई ये जो आपतन कोण होती है ना, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं या परावर्तित कोण कहते हैं। इसको, इसका और इसका दोनों का मान बराबर होते हैं, यानी ये थीटा है तो ये हो थीटा होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या है दोस्तों? समतल दर्पण से परावर्तन क्या कहता है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब पीछे दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितने की दूरी पर दर्पण वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। ठीक है दोस्तों, यानी बोला कि दर्पण, समतल दर्पण में प्रतिबिंब पीछे उतने ही दूरी पर बनेगा जितना कि दर्पण से आगे वस्तु खड़ा होगी, जितनी दूरी पर। ठीक है दोस्तों, ये प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक होगा। ये समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है और पार्श्व उल्टा होता है। दोस्तों पार्श्व उल्टा का मतलब होता है जो राइट को लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट को राइट दिखेगा। दोस्तों ये पार्श्व उल्टा कहलाता है। और वस्तु के बराबर जितना छोटा, लंबा, चौड़ा रहेगा वस्तु उतना ही बड़ा दिखाई देता है। काल्पनिक यानी काल्पनिक दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आगे। कहता है कि यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2 भी चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। क्योंकि दोस्त कहा गया है कि दर्पण से जितना, यानी मान लो कि भी चाल से आगे की ओर बढ़ रहा है दर्पण की ओर, तो वो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो 2 भी से आती हुई प्रतीत होगी। ये बोला गया। ठीक है दोस्तों, आगे कहता है कि यदि आपतित किरण नियत रखे हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तन कोण जो होगा वो 2 थीटा से घूम जाएगी। यानी दोस्तों कहा गया है कि ये आपतित किरण होती है, यह परावर्तित किरण होता है और ये अभिलंब होती है। यानी मान लो कि आपतित किरण यानी दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाता है, यानी मान लो कि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाता है तो वो परावर्तित किरण जो होता है, परावर्तित किरण यानी 2 थीटा से घूम जाएगी। दोस्तों ये बोला गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे बोला है कि दर्पण, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। यानी बोला गया वस्तु कि यदि पूरा प्रतिबिंब देखना है वस्तु को तो यानी वस्तु के आधी लंबाई कम से कम होना चाहिए। दोस्तों आगे बोला गया है कि यदि 2 समतल दर्पण थीटा कोण पर झुकी हो तो उनके बीच वस्तु का प्रतिबिंबों की संख्या गणना निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। बोला गया दोस्तों नंबर 1 में कि यदि 360/थीटा एक सम संख्या आए तो प्रतिबिंब संख्या वस्तु के सभी स्थितियों के लिए n, यानी जो मान आएगा वो सम संख्या आएगा तो उसमें 1 माइनस कर दिए जाएंगे। दोस्तों जैसे 90 डिग्री पर झुके 2 समतल कोण यानी 9 चौक 36 यानी 4 आएंगे, सम संख्या 4 है इसलिए -1 करके यानी 3 प्रतिबिंब बनेगा। अब आया दोस्तों 2 नंबर कहता है कि जब 360/थीटा एक विषम संख्या हो तो प्रतिबिंब संख्या इतना ही होगा। ठीक है, यानी इसमें कोई घटा बढ़ाव नहीं होगा। यदि वस्तु दोनों दर्पण के बीच का कोण समद्विभाजक पर नहीं हो तो 40 डिग्री कोण पर झुके 2 समतल कोणों पर इतना प्रतिबिंब बनेगा। चल गया दोस्तों, हो गया, समझ गए होंगे आप। चलिए, यानी विषम संख्या आएंगे तो उसमें कुछ नहीं करेंगे और सम संख्या आएंगे तो उसमें -1 करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नंबर 3 में कहता है कि 360 एक विषम संख्या हो तो वस्तु दोनों दर्पणों के बीच का कोण समद्विभाजक पर रखी हो तो यानी बराबर कोण पर रखी है तो प्रतिबिंब संख्या -1 किया जाएगा। यानी बोला है कि समद्विभाजक होना चाहिए, यानी दोनों थीटा कोण का मान बराबर हो तब उसमें यानी विषम आए तो माइनस किया जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आइए ये इसका एग्जाम्पल दिया दोस्तों, ये छोड़ देते हैं। 4 नंबर क्या कहता है दोस्तों, पढ़ते हैं 4 का। कहता है कि 360/थीटा एक भिन्न संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या उसके पूर्णांक के बराबर होगी। चलिए अब समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए अब आते हैं गोलीय दर्पण से परावर्तन। बोला है कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है भाई,
कोई पूछेगा तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 1 में कहता है कि बड़ी फोकस दूरी वाली अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आती है। बोलेगा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने के इसका फोकस दूरी यानी बड़ी फोकस दूरी होती है, इसीलिए इसको दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण का प्रयोग करते हैं। आँख, कान, नाक और दांत डॉक्टर के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला दर्पण है कौन? अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइटों एवं सर्च लाइट में किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे कहा गया है कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब कैसा होता है, स्थिति का प्रकृति को जानेंगे। ठीक है, अनंत पर रखेंगे दोस्तों तो फोकस पर बनेंगे, वस्तु बहुत छोटी बनेगी। ठीक है, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, ये याद रखिए। और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे दोस्तों तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है दोस्तों, वक्रता केंद्र पर रखें तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, समान बनेगा और उल्टा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच बनेगा और बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। ठीक है, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा प्रतिबिंब और उल्टा और वास्तविक बनेगा। फोकस एवं ध्रुव के बीच रखेंगे, दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा और काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा। पूछेगा कौन ऐसा दर्पण है जो दोनों प्रतिबिंब बनता है, जैसे वास्तविक और काल्पनिक दोनों, तो वो अवतल दर्पण होंगे। यानी आप पूछ लेगा कि लेंस में कौन सा लेंस में दोनों प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस में बनता है, काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है कि उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। बोलेगा दोस्तों कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो छोटा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। ठीक है, छोटा, सीधा और आभासी बनता है, यानी काल्पनिक बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे कहता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये पढ़ते हैं। तो इसका उपयोग जो होता है वो गाड़ियों के चालक के साइड के पास पीछे देखने के दृश्य देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, सोडियम परावर्तक लैंप में भी किया जाता है उत्तल दर्पण को। ठीक है, अब आते हैं आगे। बोलता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यम को अलग करने वाले तल पर अभिलंब आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपत्ति होने पर अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कहा गया दोस्तों कि जब कोई पारदर्शी माध्यम से यानी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो कुछ जो होती हैं वो टेढ़ी दिखाई देती है, वो इसी को ये कारण को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कि जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने दोनों माध्यमों को पृष्ठ पर खींचे गए अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी हम कहा देते हैं कि मान लो कि ये सघन माध्यम है, ये जल है यानी सघन माध्यम है, और ये वायु यानी मान लो कि ये आपतित किरण आती है और वो ऐसे सीधा ना जाकर ये थोड़ी सी मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है। जो अभिलंब ऐसे होती है तो अभिलंब की ओर ये मुड़ गया है, यही कहा गया है। ठीक है दोस्तों, यानी विलंब से सघन में आती है तो अभिलंब से नज़दीक आती है और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। दोस्तों कहा गया है कि यानी मान लो कि दोस्तों ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम से मान लो कि सघन माध्यम से कोई किरण ऐसे जा रहा है तो ऐसे जाना चाहिए, इसको ऐसे जाना चाहिए, अभिलंब तो ये होगा, ऐसे न जाकर ये ऐसे जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है दोस्तों, अभिलंब से दूर हट जाती है, वही कहा गया। ठीक है, अब आगे हुआ समझ। तो कहते हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम में झुक जाती है, प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, दूर हट जाती है। लेकिन जो किरण अभिलंब में समांतर प्रवेश करती है तो वो कोई में परिवर्तन नहीं होता है भाई दोस्तों। कहा गया जैसे इसको कहना है कि मान लो कि ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, यानी कोई प्रकाश हम ऐसे आती है तो बिना यानी मान लो कि
ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, तो ये बिना मुड़े हुए वापस चल जाएगा क्योंकि लंबवत है, यानी इसका कोण 90 डिग्री का है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं। अब कहता है कि अपवर्तन का नियम कितना है, तो अपवर्तन का 2 नियम होते हैं दोस्तों। कौन कौन होता है, तो आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल पे होता है। यानी कहा गया दोस्तों पहले की तरह जो प्रकाश का अपवर्तन जो पढ़े होंगे, यह आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पर हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए किन्हीं 2 माध्यमों के आपतन कोण की जिया और परावर्तन कोण की जिया का अनुपात को नियतन अनुपात होता है। यानी ये आप साइन थीटा बटे साइन आई बटे साइन आर होता है दोस्तों। ये साइन आई और साइन आर कहते हैं दोस्तों। ये होता है दूसरा नियम, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं दोस्तों। चलिए उसके बाद आइए इसे देखो, यहाँ दिया है गया दोस्तों, नियतांक का पहले माध्यम के आपेक्ष यानी सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस माध्यम को स्नेल का नियम भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं, कहते हैं कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक भिन्न तरंग के प्रकाश के लिए भिन्न होती है। तरंगधैर्य बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाती है दोस्तों। अतः लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कहा गया कि तरंगदैर्घ्य जिसका अधिक होगा उसका अपवर्तनांक उतना कम होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं। कहता है कि ताप बढ़ने पर भी सामान्यतः अपवर्तनांक घटता है। यानी ताप बढ़ेगा भाई दोस्तों तो अपवर्तनांक घटता है, लेकिन यह परिवर्तन बहुत ही कम होता है। दोस्तों। किसी माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तन निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता, अर्थात निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहते हैं दोस्तों, आगे कहता है कि प्रकाश का अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं क्या घटना है, तो भाई पढ़ते हैं। द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ी जो होता है वो सीधी क्या, फिर से पढ़ते हैं दोस्तों, फिर से बोला है। कहा गया कि दोस्तों ये द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई पड़ता है। पानी से भरे किसी बर्तन के तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। ये सबका उदाहरण होते हैं दोस्तों। चलिए आगे कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है दोस्तों, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम का वह बना आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में आपतन कोण का मान 90 डिग्री का होता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे क्या कहा गया कि क्रांतिक कोण होता है वो सघन माध्यम में बना एक आपतन कोण होती है दोस्तों। ठीक है, जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं। अगला बोलता है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक कर दे तो प्रकाश विरल माध्यम से बिल्कुल ही नहीं जाता। क्या बोला गया दोस्तों कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बड़ा कर दें तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परिवर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आती है। ठीक है दोस्तों, इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता, संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तित हो जाता है। इसी पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह चमकने लगता है। दोस्तों समझ गए होंगे। चलिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न 2 शर्तें पूरा होना चाहिए, अनिवार्य है। क्या है, तो पहला शर्त है कि प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। ठीक है, और दूसरा कहता है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। समझ गए दोस्तों। चलिए अब आते हैं इसका उदाहरण में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 में कहता है कि हीरा का चमकना कौन सा परावर्तन है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। रेगिस्तान में मरीचा
का बनना। रेगिस्तान में मरीचिका किसको कहते हैं? रेगिस्तान में जब खड़े हो गए ना दोस्तों तो लगेगा कि आगे पानी है, पर जाओगे वहाँ पे तो नहीं, पानी नहीं रहेगा, वो बालू ही चमकता है, ठीक है, वो रेत ही चमकता है, जिसके वजह से यानी यही कारण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही वो जल दिखाई देता है। जल में पड़ी परख नली का चमकना, यानी परख नली को चमकता है। कांच में आई दरार का चमकना, ये कौन सा परावर्तन है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ठीक है। प्रकाशीय तंतु क्या है? तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण का उपयोग करके प्रकाश को एक वक्रीय मार्ग में चलाया जा सकता है। प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है, चाहे मार्ग जितना ही टेढ़ा क्यों ना हो, ठीक है। चलिए अब आते हैं दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि प्रकाश तंतु का उपयोग कहाँ करते हैं? तो प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में। नंबर 2 में विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित करने में तथा अभिग्रहण करने में। तीसरा, प्रकाश मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का निरीक्षण करने के लिए। चौथा नंबर कहता है कि शरीर के अंदर लेजर किरणें को भेजने में, ठीक है। अब आइए दोस्तों, आगे कहता है कि लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, तो वो सामान्यतः 2 गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी परावर्तक माध्यम को लेंस कहते हैं। यानी पूछेगा भाई कि लेंस किसको कहते हैं? कि तो हम बोलेंगे तो दो गोलीय पृष्ठ से घिरे हुए किसी परावर्तक माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस 2 प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। जिसको उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस कहते हैं, ठीक है। लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषित शब्द है भाई दोस्तों, ये तो जानते होंगे। वो जो है प्रकाशिक केंद्र होता है। C1 C2 प्रकाश का मुख्य अक्ष होते हैं, ठीक है। और ये F1 जो होते हैं, F1 F2 फोकस दूरी होती है, F1 फोकस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे कहता है उत्तल दर्पण, यानी उत्तल दर्पण द्वारा वस्तुओं का विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, ठीक है। उत्तल दर्पण में बोलेंगे, देखेंगे दोस्तों कि ये वस्तु की स्थिति है, कहाँ वस्तु है रहेगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब की प्रकृति यानी कैसी रहेगी, ठीक है। चलिए, अनंत पर रहेगी तो वह F2 पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा दोस्तों। C1 पर यानी केंद्रक पर रहेगा, यानी वक्रता केंद्र पर रहेगा, यानी C1 पर रहेगा तो F2 और C2 के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा दोस्तों। C1 पर रहेगा, C2 पर बनेगा, वास्तविक बराबर और उल्टा बनेगा दोस्तों। C1 और F1 के बीच में रहेगा तो C2 पर यानी C2 से आगे बनेगा, C2 से परे बनेगा, वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। यानी C2 और अनंत के बीच बनेगा C1 और F1 के बीच रहेगा तब। F1 पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा दोस्तों, वास्तविक बहुत बड़ा और उल्टा बनेगा। और O यानी 0 एवं F1 के बीच रहेगा तो लेंस के उसी ओर, जिस ओर से वस्तु रहेगा उसी ओर पर बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तविक सीधा बनेगा और आवर्धित बनेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है दोस्तों कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब F2 एवं प्रकाशित केंद्र O के बीच बनता है तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी वस्तु से छोटा होता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे कहता है दोस्तों कि लेंस का क्षमता क्या होता है। लेंस की क्षमता यानी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी लेंस की क्षमता जो होती है पावर, लेंस की क्षमता 1/f कहते हैं, ठीक है। और इसका डायोप्टर, इसका लेंस का क्षमता जो होता है वो डायोप्टर होती है। इसका डायोप्टर ऐसा ही मात्रक होता है जिससे D द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। उत्तल लेंस का क्षमता धनात्मक होता है दोस्तों, ये याद रखना। उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है, डायोप्टर जो होती है वो धनात्मक होती है उत्तल लेंस का, ठीक है दोस्तों। और ये अवतल लेंस का क्षमता ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, यदि 2 लेंस को परस्पर सटा कर रख दे तो उनकी क्षमताएं जुड़ जाती है तथा संयुक्त लेंस की क्षमता दोनों लेंसों की क्षमताओं का योग के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। समझ गए होंगे।
बोला गया है कि दो लेंस है और दोनों की क्षमता, दोनों सटा दिया जाए तो दोनों की क्षमता जो होगी ना वो बढ़ जाएगी, यानी दोनों को जुड़ जाती है क्षमता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है कि लेंस की क्षमता में परिवर्तन। लेंस को किसी द्रव में डुबाने पर किसी फोकस दूरी व क्षमता दोनों बदल जाती है। यानी बोला कि अगर लेंस को किसी द्रव में डुबा देने पर फोकस दूरी वो क्षमता यानी बदल जाती है। दोस्तों फोकस दूरी पर ही क्षमता डिपेंड करती है। जब फोकस दूरी बदल जाएगी तो स्वाभाविक है क्षमता भी बदल ही जाएगी। यह लेंस एवं द्रव के आवर्तनांक पर निर्भर करती है। यह किस पर लेंस करती है? ये लेंस के द्रव के आवर्तनांक पर निर्भर करती है। मान लिया कि म्यू आवर्तनांक वाले लेंस और म्यू डैश आवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाए तो निम्न स्थितियाँ होगी। भाई बोला क्या कि जो म्यू है ना वो लेंस का क्षमता है और बोला गया है कि द्रव का क्षमता जो होता है वो म्यू डैश है। तो बोला गया है कि म्यू डैश से बड़ा म्यू है, यानी बोला गया कि द्रव में जो आवर्तनांक है वो लेंस के आवर्तनांक से कम है। तब कहता है कि अर्थात जब लेंस ऐसी स्थिति में डुबाया जाता है तो जिसका आवर्तनांक लेंस के पदार्थ के आवर्तनांक से कम हो, ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता घट जाती है। लेंस की क्षमता जो होती है वो घट जाती है। क्यों? क्योंकि आवर्तनांक उससे अधिक है, द्रव में डुबाया गया आवर्तनांक से अधिक है, इसलिए लेंस की क्षमता घट जाएगी, अर्थात इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। भाई फोकस दूरी घटेगी तब ना लेंस क्षमता घटेगी, यानी वो बढ़ेगी तब ये घटेगी। ठीक है, इस प्रकृति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जो माइनस से माइनस ही रहेगा, जो प्लस में प्लस ही रहेगा। प्लस जो क्षमता होती है वो उत्तल लेंस का पहचान होती है। ठीक है दोस्तों, अब उदाहरण के लिए कांच म्यू इतना लेंस में पानी इतना लेंस को डुबाने पर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं। आगे कहता है कि जब लेंस का क्षमता और लेंस का आवर्तनांक और द्रव में आवर्तनांक बराबर हो तब क्या कहता है कि जब लेंस का समान आवर्तनांक वाले द्रव में डुबाए जाते हैं, इस स्थिति में फोकस दूरी अनंत हो जाती है। भाई फोकस दूरी अनंत हो जाती है जिसकी उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। भाई फोकस दूरी ही वो अनंत हो जाती है तो उसका क्षमता समाप्त हो जाएगी। वह एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करती है। ऐसे द्रव में लेंस को डुबाने पर लेंस दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं। अब यदि कहा कि लेंस का आवर्तनांक जो होती है वो द्रव के आवर्तनांक से कम हो, यानी द्रव के आवर्तनांक अधिक हो जाए, तब क्या होगा? जब लेंस ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका आवर्तनांक लेंस के आवर्तनांक से अधिक होता है, इस स्थिति में इसके साथ साथ लेंस की प्रवृत्ति भी बदल जाती है। अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस के भांति हो जाएगा और अवतल लेंस उत्तल लेंस के भांति व्यवहार करने लगता है। उदाहरण के लिए पानी के अंदर हवा बुलबुला उत्तल लेंस के समान व्यवहार दिखाई देता है, परंतु व्यवहार अवतल लेंस के समान करता है। भाई फिर से पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि वो अवतल लेंस होंगे, अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए पानी के अंदर हवा का बुलबुला जो है होता है वह उत्तल लेंस के समान दिखाई देता है। यानी हवा का बुलबुला जो होता है वह दोस्तों वो उत्तल लेंस समान दिखाई देता है अंदर, और बाहर में व्यवहार कैसा करता है तो अवतल लेंस के समान व्यवहार करता है। व्यवहार अवतल लेंस और दिखाई देता है वो उत्तल लेंस होगा दोस्तों। जैसे कांच का आवर्तनांक जो होता है वो 1.5 है, लेंस का आवर्तनांक डाइसल्फाइड म्यू डैश यानी 1.68 में डुबाने पर भी उत्तल लेंस अवतल लेंस के समान तथा अवतल लेंस उत्तल लेंस के समान व्यवहार करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं दोस्तों। कहता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? तो जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह आवर्तनांक के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने लगता है। झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाती है। इस प्रकाश से प्राप्त रंगों के समूह को वर्ण क्रम यानी स्पेक्ट्रम कहते हैं तथा श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी कहा गया दोस्तों कि जब सूर्य का प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो वाइट रंग होती है, तो वो सभी रंगों में विभाजित हो जाती है। इस विभाजित रंगों को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रकाश के प्रकीर्णन विक्षेपण की घटना कारण कोची ने एक मूलानुपाती सूत्र
सूत्र यानी म्यू बराबर a प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर प्राप्त किया, जो कोची का समीकरण कहलाता है। कोची का समीकरण किसको कहते हैं? तो भाई यानी म्यू बराबर a प्लस बी बटे लेमडा स्क्वायर होता है, यानी सॉरी लेमडा ठीक है। चलिए इसको कोची का समीकरण कहते हैं। इस समीकरण से स्पष्ट है कि किसी माध्यम में प्रकाश का आवर्तनांक आपतित प्रकाश के किरण तरंगधारी यानी रंग पर निर्भर करता है, अर्थात म्यू बराबर 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, यानी रंग पर डिपेंड करती है कोची का सिद्धांत। और इस कोची का समीकरण प्रकाश के विभिन्न रंगों तरंगधारी जो होती है दोस्तों वो भिन्न होती है। प्रकाश के लाल रंग की तरंगधारी अधिकतम एवं बैगनी रंग का तरंगधारी न्यूनतम होती है, अर्थात लेमडा आर बड़ा होगा लेमडा यू वाई से होती है। अतः प्रकाश का लाल रंग का आवर्तनांक बैगनी रंग के आवर्तनांक से कम होता है, अर्थात म्यू आर बराबर यानी बड़ा से बड़ा होगा, म्यू भी होता है। अतः इस सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। चलिए दोस्तों इतना तक याद हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। कहता है कि न्यूटन ने 1666 ईस्वी में पाया कि भिन्न प्रकाश का भिन्न कणों से विक्षेपित होता है। वर्ण विक्षेपण किसी पारदर्शी प्रकाश से पदार्थ से भिन्न रंगों के प्रकाश का भिन्न वेग होने के कारण होती है, अतः किसी प्रकाश का आवर्तनांक भिन्न रंगों प्रकाश के लिए भिन्न होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे कहता है कि पारदर्शी पदार्थ में जैसे प्रकाश के रंगों आवर्तनांक बढ़ता है वैसे उस प्रकाश की उसकी चाल कम होती जाती है। जैसे कांच में बैगनी रंग प्रकाश के वेग से सबसे कम तथा आवर्तनांक सबसे अधिक होती है, तथा लाल रंग का वेग सबसे अधिक और आवर्तनांक सबसे कम होती है। दोस्तों चलिए इतना तक तो याद हो गया। आगे चलते हैं। आगे बोला कि रमन प्रभाव। जब एक वर्णी प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन प्रकाश में आपतित विकिरण के समान अपवर्ती वाली विकिरण के अलावा उच्च तथा निम्न आवर्ती कला विकिरण प्राप्त होती है। सरल शब्दों में रमन प्रभाव के अनुसार जब कोई एक वर्णी प्रकाश द्रवों और ठोस से होकर गुजरती है तो उसमें आपतित प्रकाश के साथ अल्पत तीव्रता के रूप के कुछ अन्य वर्णी प्रकाश को देखने में आता है। रमन प्रभाव अणुओं की क्वांटम प्रकृति को समझने में उपयोगी है। इसने रसायन विज्ञान में अनुप्रयोगों के द्वार खोले जिसमें अणुओं का संरचना समझने में मदद मिली। चलिए दोस्तों यहाँ तक तो याद होगिएगा। अब आगे चलते हैं। कहता है कि नोट में भारतीय भौतिक विज्ञानी चंद्रशेखर वेंकट रमन के प्रकाश के प्रकीर्णन उनके काम के लिए तथा रमन प्रभाव के खोज के लिए 1930 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, रमन पुरस्कार को। और 1950 में उसको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था रमन यानी सीवी रमन को। ठीक है, इसको सीवी रमन 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की है। ठीक है। इंद्रधनुष क्या है दोस्तों? सॉरी रोकिएगा जरा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इंद्रधनुष क्या है। तो परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। यानी इसमें सारी घटना होती है, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण, ये सभी इसमें घटना होती है दोस्तों। इंद्रधनुष जो होती है वो दो प्रकार की होती है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है? तो जब प्रकाश की बूंदे पर आपतित होने वाली किरणें यानी सूर्य की किरणें को 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तन होती है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर होती है और बैगनी रंग अंदर की ओर होती है दोस्तों। इसमें अंदर वाली बैगनी किरण आँख पर अंदर ये 40.8 डिग्री तथा बाहर में जो होती है लाल रंग पर ये होती है दोस्तों 42.8 डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों। समझ गया? आगे चलते हैं।
आगे कहता है कि द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष होता है जब प्रकाश की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य किरणें को दो बार परावर्तन होती है तो द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें बाहर की ओर बैंगनी और अंदर की ओर लाल रंग होती है। बाहर वाली पराबैंगनी किरणें आँख पर, बैंगनी किरणें आँख पर 54.52 का कोण बनाती है तथा अंदर लाल किरणें जो होती है वो 50.8 डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों। इसमें लाल रंग बाहर होती है और बैंगनी रंग अंदर होती है। ठीक है दोस्तों, बैंगनी रंग ये इसमें बाहर होती है और अंदर में लाल रंग होती है। किसमें? तो द्वितीयक इंद्रधनुष में। चलिए आगे कहता है दोस्तों कि इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधली दिखाई पड़ती है। क्यों धुंधली दिखाई देता है दोस्तों? क्योंकि इसमें जो द्वितीयक इंद्रधनुष में जो होता है ना, वो उसमें 2 बार परावर्तन होता है, यानी 2 बार अपवर्तन होती है, 2 बार परावर्तन। और प्राथमिक जो होती है वो उसमें 2 बार अपवर्तन होता है, 1 बार ही परावर्तन होता है, इसलिए वो थोड़ी सफा दिखाई देती है दोस्तों। चलिए अब आइए, बोलता है कि प्राथमिक, द्वितीय और पूरक रंग। प्राथमिक रंग कौन कौन होते हैं? तो लाल, हरा, नीला रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। पीला, मैजेंटा, पीकॉक, नीला द्वितीयक रंग कहते हैं। ये 2 प्राथमिक रंगों को मिलने से प्राप्त होता है, जैसे लाल प्लस नीला मैजेंटा, हरा नीला पीकॉक नीला, लाल हरा पीला। ठीक है, जब 2 परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश का रंग उत्पन्न होता है जो उसे पूरक रंग कहते हैं दोस्तों, उसे पूरक रंग कहते हैं दोस्तों। ये याद रखने का हम अच्छा तरीका बताते हैं आपको। ये एक ट्रायंगल है जिसको हम त्रिभुज कहते हैं। इसको लाल, हरा और नीला, लाल हरा नीला, ये होता है पीला, ये पीला होता है और ये मैजेंटा होता है और ये पीकॉक नीला होता है। ठीक है, ये पीकॉक नीला होता है दोस्तों। लाल, हरा, नीला, ये याद रखना, पीला होता है, मैजेंटा होता है और पीकॉक नीला होता है दोस्तों। यही जो होता है दोस्तों, ये जो रंग होता है ये पूरक रंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं रंग? इसको पूरक रंग नहीं, इसको द्वितीयक रंग कहते हैं। इसको द्वितीयक रंग कहते हैं। ये सभी 2 जो है जो सर्कल किया है वो द्वितीयक रंग होते हैं। प्राथमिक रंग तो ये होते हैं, दोस्तों, प्राथमिक रंग ये होता है, प्राथमिक रंग तो ये होता है दोस्तों, ये लाल, हरा और नीला, ये प्राथमिक रंग। ये पीला, ये मैजेंटा और ये पीकॉक नीला, ये द्वितीयक रंग होता है। और ये दोनों रंग जो होता है ना, ये दोनों रंग मिलकर एक सफ़ेद रंग का निर्माण करती है दोस्तों। तो इसे हम क्या कहेंगे? दोस्तों? ये नहीं, ये रंग दोनों मिलकर रंग जो होती है दोस्तों, ये होता है और ये होता है, तो इसे हम पूरक कोण कहते हैं। आप आई होप समझ गए होंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। लाल, पीकॉक नीला, सफ़ेद, ये सब तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आप समझ गए होंगे। चलिए नोट में पढ़ते हैं। नोट में कहता है दोस्तों कि रंगीन फोटोग्राफी की खोज किसने किया था? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने किया था। रंगीन फोटोग्राफी का खोज किसने किया था? तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने किया था। दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले रंगों को मिलाने से उस प्रकाश के रंग प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि प्रयोग में लाए जाने वाले रंगों में अशुद्धियाँ होती है। ठीक है दोस्तों। रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा, नीला का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग का तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का पीला रंग के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करती है। यानी दोस्तों एक बार और पढ़ लेते हैं क्या कहा गया कि सूर्य का प्रकाश लाल और हरे रंग का तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागर में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश के पीला रंग के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर लेती हैं। अब आते हैं दोस्तों, आगे कहता है कि वस्तुओं का रंग कैसा होता है। तो वस्तुओं का रंग पढ़ते हैं कि वस्तु जिस रंग का दिखाई देती है वो वास्तव में उसी रंग का परावर्तित करती है। शेष सभी रंगों का अवशोषित कर लेते हैं जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती है। यह श्वेत दिखलाई पड़ती है क्योंकि सभी रंगों का मिश्रित अलावा सफ़ेद होती है जो वस्तुएं सभी रंगों का अवशोषित कर लेती है। और किसी भी
किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है, वो काली दिखाई देती है। इसलिए जब लाल गुलाब को हरा शीशा के माध्यम से देखा जाए तो वो काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसे परावर्तित करने के लिए लाल रंग नहीं मिलता है और हरे रंग को वह अवशोषित कर लेता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे चलते हैं। विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न रंगों का किरणें डालने पर यह किस तरह का दिखाई पड़ता है, इसे निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। ये प्रकाश जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सवाल बनते हैं इसे, और ये हम एक ही वीडियो में इसे हम पूरा कर लेंगे ताकि आपको काफ़ी कम समय में रिवीजन हो सके। ठीक है दोस्तों, और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और ये शेयर दोस्तों के पास जरूर करें दोस्तों। तो इसको सबसे पहले हम वस्तुओं के रंगों के बारे में कैसे जानेंगे। तो भाई इतना ही याद रखना कि जो वस्तु कोई भी कलर का है वो सफ़ेद में वो ऐसा ही कलर दिखेगा। मान लो कि ये नीला कलर है, ये लाल कलर है, तो सफ़ेद में ये लाल दिखेगा। ये जो है लाल है, ये सफ़ेद में लाल ही दिखेगा और लाल में ही लाल दिखेगा। बाकी अदर कलर में ये जो कलर होंगे वो काला दिखाई देगा। क्या बोले दोस्तों, समझ गए होंगे आप कि लाल कलर को वाइट में देखेंगे तो लाल कलर दिखाएगा और लाल में ही लाल कलर को देखेंगे तो लाल कलर दिखाई देगा। ठीक है, अब बाकी यानी बोलेगा कि लाल में हम काला को देखेंगे तो कैसे दिखेगा, तो काला दिखेगा। लाल में हम हरा को देखेंगे तो कैसे दिखेगा, तो काला दिखेगा। यानी कोई भी कलर यानी वाइट और खुद को कलर को छोड़कर वह सभी काला दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे, ये चार्ट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, प्रकाश तरंगे का व्यतिकरण। प्रकाश के तरंगे के व्यतिकरण के सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। थॉमस यंग ने सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में प्रकाश के व्यतिकरण के योगात्मक रूप से दर्शाया। जब समान आवृत्ति व समान आयाम के दो प्रकाश तरंगे जो मूलतः किसी एक ही प्रकाश के स्रोतों से किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश को व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश को व्यतिकरण किसने प्रस्तुत किया, तो थॉमस किया था। कब किया था, तो 1802 ईस्वी में किया था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं कि व्यतिकरण का उदाहरण क्या है। तो व्यतिकरण पानी का बुलबुलों का सूर्य का प्रकाश में कभी कभी चमकना, जल में फैले मिट्टी का तेल का सूर्य के प्रकाश के कभी चमकना। ठीक है, साबुन के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना, गीली सड़क पर वाहनों से लटकती तेल की बूंदें का रंगीन दिखाई पड़ना। पर व्यतिकरण दो होते हैं, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। तो भाई संपोषी व्यतिकरण क्या है, तो माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंग समान कला में मिलती है वहाँ प्रकाश के परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं दोस्तों। विनाशी व्यतिकरण क्या है, तो माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंग विपरीत कला में मिलती है तो वह प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम व शून्य होती है। इस प्रकार की व्यतिकरण के विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण दिन में पानी पर साबुन का फिल्म सुंदर रंगीन दिखाई देना। यानी क्या है दोस्तों कि प्रकाश के व्यतिकरण के कारण दिन में पानी पर साबुन का जो फिल्म सुंदर रंग दिखाई देती है। चलिए आगे कहते हैं दोस्तों, आगे क्या है, तो नोट में पढ़ते हैं कि दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से निकली प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाती है। समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए आगे कह रहा है कि दोस्तों प्रकाश तरंगे का ध्रुवन प्रकाश संबंधित ऐसी घटना है जो प्रकाश तरंगदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगदैर्घ्य के अंतर स्पष्ट करती है। अनुदैर्घ्य तरंग में ध्रुवन की घटना नहीं होती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग के ध्रुवन की घटना होती है। यदि प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश संचरण के दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में हो, प्रत्येक दिशा में सम्मित ना हो, तो इस प्रकाश के समतल ध्रुवित प्रकाश होती है। प्रकाश कहते हैं। प्रकाश संबंधित यह घटना ध्रुवन कहलाती है। साधारण प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप से अथवा
रूप से होते हैं। ऐसे प्रकाश के अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश स्रोतों जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट इत्यादि में उत्सर्जित प्रकाश अर्धध्रुवित प्रकाश होते हैं। चलिए दोस्तों, इतना तक हो गया होगा। चलिए, ध्रुवण का उदाहरण क्या है? तो हेलोग्राम या हेलोग्राफी का चमकना। क्या दोस्तों? हेलोग्राम या हेलोग्राफी का चमकना ध्रुवण की घटना होती है, उदाहरण है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं वाहनों में पोलेराइड हेडलाइटों का उपयोग किया जाता है जिसके कारण चालक को चौकाचौंध से बचाया जाता है। यह भी ध्रुवण की घटना पर आधारित है। त्रिविमीय चलचित्र यानी 31 में ध्रुवण की घटना पर आधारित है। चलिए दोस्तों, नोट में पढ़ते हैं। नोट में कहता है कि ध्रुवण की घटना केवल प्रकाश के तरंगों में होती है, क्योंकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि एक घटना नहीं होती है, क्योंकि यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश तरंगे के प्रकाशीय प्रभाव केवल विद्युत वेक्टरों के कारण होती है। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। मानव नेत्र के द्वारा पढ़ते हैं। बोला कि आँख बाहर से एक कठोर व अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी रहती है, जिसे हम दृश्य पटल कहते हैं। दृश्य पटल का सामने वाला भाग कुछ उभरा हुआ रहता है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। नेत्र दान में कॉर्निया ही दान में दिया जाता है। आँख में प्रवेश कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम आइरिस कहते हैं। आँख का रंग का मतलब आइरिस के रंग से होता है, यानी आँख का जो रंग क्या किस पर डिपेंड करेगा? तो वो आइरिस पर डिपेंड करेगा दोस्तों। यानी चलिए हो गया दोस्तों। आइरिस के बीच एक छेद होता है, जिसे हम आँख की पुतली कहते हैं, यानी पुपिल कहते हैं। इसे हम नेत्र तारा भी कहते हैं। आइरिस का कार्य आँख में जाने वाले प्रकाश का नियंत्रित करती है। आइरिस का कार्य क्या है? तो प्रकाश में जाने वाले नियंत्रण को करता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं। पुतले के पीछे नेत्र लेंस यानी उत्तल होता है। यह लेंस कई परतों का बना होता है, जिसका आवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं तथा माध्यम का आवर्तनांक लगभग 1.44 होती है। आँख के अंदर भले जलविद द्रव है, कांच द्रव एवं कांच द्रव का आवर्तनांक यानी 1.336 होता है। दृष्टि पटल के नीचे काले रंग के एक झिल्ली होती है, जिसे रक्त पटल कहते हैं। यह प्रकाश का शोषित करके प्रकाश को आंतरिक परावर्तन को रोकती है। ठीक है दोस्तों, रक्त पटल के नीचे आँख का सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होता है, जिसे रेटिना कहते हैं। यह प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है। यह सिरा वस्तुओं को प्रतिबिंब के रूप में रंग और आकार का ज्ञान का मस्तिष्क तक पहुँचाता है। रेटिना पर वस्तु प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। दोस्तों, आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उल्टा और वास्तविक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। दोस्तों यह याद रखना है। अंध बिंदु जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छोड़कर मस्तिष्क में जाती है, उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस स्थान को ही अंध बिंदु कहा जाता है। पीत बिंदु रेटिना के बीच एक पीला भाग होता है, जहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसे पीत बिंदु कहते हैं। रंग दृष्टि रेटिना के दो प्रकार के प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती है, शंकु तथा क्षण। शंकु कोशिकाओं से रंग का एवं क्षण कोशिकाओं से प्रकाश की तीव्रता का अभाव होता है। निकट बिंदु वह निकटतम बिंदु जिसे आँख अपनी अधिकतम समझन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, आँख का निकटतम बिंदु कहते हैं। आँख से निकटतम बिंदु की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाता है। सामान्य आँख के लिए यह दूरी 25 सेमी होता है, यानी सेंटीमीटर होती है। ये सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु अनंत पर होती है, यानी यह अधिकतम दूरी अनंत होती है और न्यूनतम दूरी 25 डिग्री मतलब 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, 5500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले दृश्य प्रकाश के प्रति मनुष्य के आँख पर सबसे अधिक संवेदनशील होती है। ये 55 जो एंगस्ट्रॉम होता है, 5500 एंगस्ट्रॉम, ये हमारे आँख के लिए बहुत संवेदनशील है। जब आँख में धूल कण जाती है तो नेत्र श्लेष्मा अंग सूज जाती है और लाल हो जाता है श्लेष्मा। ठीक है दोस्तों, दृष्टि दोष का यह उनका परिणाम क्या है? तो एक सामान्य मनुष्य 25 सेमी से लेकर अनंत पर स्थित वस्तु को अपने रेटिना पर फोकस कर सकता है, यानी वस्तुओं को देख सकता है, लेकिन उम्र बढ़ने का अन्य कारणों से आँख का ये क्षमता समाप्त हो जाती है, जिसके कारण आँख के लेंस की क्षमता गड़बड़ी होती है। उससे कई प्रकार की दृष्टि उत्पन्न होती है जो निम्न प्रकार की होती है। ये
पहला होता है निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया कहते हैं। इस रोग में क्षतिग्रस्त व्यक्ति नज़दीक की वस्तुओं को देख लेता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं दिखाई पड़ता है। इसका कारण क्या है? तो नेत्र यानी लेंस का गोलाई बढ़ जाना, फोकस दूरी घट जाना, लेंस की क्षमता बढ़ जाना, और इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है। रोग का निवारण, निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए प्रयुक्त फोकस दूरी को अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में यानी हाइपरमेट्रोपिया, इस रोग का क्षतिग्रस्त दूर के वस्तु को दिखलाई पड़ती है परंतु निकट की वस्तु दिखलाई नहीं पड़ती है। इसका कारण क्या है? लेंस की गोलाई कम होता है, यानी लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है। चलिए आगे चलते हैं कि इस रोग के निकट की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनती है। इस रोग के निवारण के लिए, इस दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष यानी प्रेबायोपिया यानी वृद्ध अवस्था के कारण आँख की समझने क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु और न ही निकट की वस्तु देख पाता है। रोग का निवारण, इस रोग का निवारण के लिए फोकस द्विफोक्सी लेंस यानी उभयावतल या फोकस बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता किसे कहते हैं? तो इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा यानी क्षैतिज लंबवत ये दिखाई नहीं पड़ती है दोस्तों, ये क्षैतिज में दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्वाधर नहीं देख पाता। सॉरी दोस्तों, ये क्षैतिज तो देख लेता है परंतु ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत नहीं देख पाता है। इसका निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग होते हैं। नोट में टोनोमीटर का प्रयोग से किसी व्यक्ति का आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए किया जाता है। टोनोमीटर यह ग्लूकोमा रोग का इलाज के लिए दौरान होता है। ठीक है दोस्तों। सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी क्या है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी यह कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस होता है। इसमें वस्तुओं का आकार वस्तुओं द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण पर निर्भर करता है। दर्शन कोण जितना छोटा होगी उतना ही उसकी वस्तु छोटी दिखाई पड़ती है। जकारियस जोनसन ने सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। बोलेगा सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो जकारियस जोनसन ने किया था। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता जो होगी वो m बराबर 1 + d/f होती है, जहाँ d 25 सेमी होता है, f फोकस लेंस की दूरी होते हैं। संयुक्त फोकस सूक्ष्मदर्शी, इसमें एक ही अक्ष पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। जो लेंस वस्तुओं की ओर होता है इसे अदृश्य लेंस की, और जो आँख के समीप होता है उसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस के द्वारा का अभिनेत्र लेंस के अपेक्षा छोटा होता है। नेत्रिका तथा अभिदृश्यक में जितनी ही कम फोकस दूरी वाली लेंस का उपयोग होता है उसकी आवर्धन उतनी अधिक होगा। दूरदर्शी, इसमें दो उत्तल लेंस होती हैं। दूरदर्शी में यानी टेलोस्कोप में दो उत्तल लेंस होती है। अभिदृश्यक लेंस का फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से अधिक होती है। अभिदृश्यक लेंस अधिक द्वारक का होता है, जिससे यह दूर से आने वाली प्रकाश का अधिक मात्रा एकत्रित करते हैं। दोस्तों ये आज का चैप्टर समाप्त हुआ है, प्रकाश और